हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 क्या है बच्चे? प्रकाश क्या होता है? सरल भाषा में समझते हैं इसको। प्रकाश क्या है? जैसे कि कोई भी सरल रेखा के अनुदिशा गमन करता हो, है ना। अब क्या कहते हैं, जैसे हमारा सूर्य है या हम जैसे टॉर्च इत्यादि हेड लैम्प है, वो एक ही रेखा के अनुदिशा ही प्रकाश फैलाते हैं, है ना। एक एरिया के अंदर ही उनका कुछ दूरी तक ही प्रकाश फैला सकते हैं। अब जैसे आपने कोई नाइट लैंप लगाया, ठीक है, स्ट्रीट लाइट होती हैं जैसे बच्चे, तो जैसे टॉर्च होती है, हम जिस दिशा में उनको निर्धारित करते हैं वो उसी दिशा के चारों ओर प्रकाश फैलाता है। अब ऐसे ही जो हमारा सूर्य है, पृथ्वी पर सिर्फ एक ही सूर्य है ना, सभी को मालूम है ये बात। तो क्या कहते हैं, तो जो सूर्य का प्रकाश है वो पूरी पृथ्वी पर फैलता है ना। तो अब जैसे या फिर और प्रकाश हमें कैसे मिलता है? कोई भी जैसे पॉलिश की हुआ वस्तु होती है अथवा कोई चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करती है। अब जैसे जो जितने भी आपके घरों में आपने दर्पण देखे होंगे, दर्पण माने मिरर, तो उन पे क्या होता है, पॉलिश करा होता है, ठीक है। आपने इसे पढ़ा भी होगा इससे पहले। कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक कॉनकेव लेंस होता है ना। तो जो हमारे पॉलिश किए हुए पदार्थ होते हैं तो वो भी हमें प्रकाश प्रदान करते हैं, ठीक है। अब देखो, शुरू करते हैं पाठ को। आपने पतली झिल्ली अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश की किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। अब जैसे आप सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तब आप क्या करना, बाहर थोड़ी सी खिड़की खोल देना या दरवाज़ा खोल देना, तो वहाँ जो साइड से थोड़ी सी झिल्ली होती है, वहाँ से जब सूर्य की किरण अंदर आ रही होती है तो आपको दिख रहा होता है कि छोटे छोटे मिट्टी के कितने सारे कण है, जीवाणु हैं, जो उसके साथ हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। स्कूटर, कार तथा रेलगाड़ी के इंजनों के अग्रदीप हेडलैम्प से आते प्रकाश की किरण पुंजों को भी आपने अवश्य देखा होगा। अब आपने देखा है कि जो स्कूटर के आगे हेडलाइट लगी होती है, रेलगाड़ी के आगे हेडलाइट लगी होती है, हेडलैम्प लगे होते हैं, तो उनसे कैसे प्रकाश आता है, देखा है इसको? उसमें फ़र्क होता है ना बच्चे। अब देखो, जैसे कि चित्र 15.1 में दिखाया गया है, इसी प्रकार टॉर्च से भी प्रकाश के किरण पुंज को देखा जा सकता है। संभवतः आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमानपत्तन एयरपोर्ट के टावर की सर्च लाइट के किरण पुंज को देखा होगा, जैसा कि आपको चित्र 15.1b में दिखाए। अनुभव क्या संकेत करते हैं? देखो, ए में क्या है, रेल इंजन का अग्रदीप, और बी में क्या है, लाइट हाउस, ठीक है। और ये क्या बता रहा है 15.1 जो चित्र है, हमें दोनों ए और बी प्रकाश के किरण पुंज कि किस तरह से हमें जब अंधेरा हो जाता है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हम अनेक प्रकार के स्रोतों से प्रकाश फैलाने के लिए और हम अपनी सुविधा के लिए भी इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हेडलाइट हो गई या स्ट्रीट लाइट हो गई। अब जैसे ये बता रहे हैं कि जब विमान रात को भी तो उतरते हैं और उड़ते हैं, तो वहाँ पे भी प्रकाश की आवश्यकता है। तो ऐसे टावर होता है और लाइट हाउस बोलते हैं जिसे, उससे क्या कहते हैं, सब विमानों को अच्छे से प्रकाश मिल पाए, तो ऐसी व्यवस्था वो वहाँ पे करते हैं एयरपोर्ट पे, ठीक है। और क्या कहते हैं, और क्या कह रहे थे हम, जो हमारे स्कूटर इत्यादि, अब अंधेरा हो जाने पर, रात हो जाने पर हमें प्रकाश की आवश्यकता तो है, वरना हम स्कूटर इत्यादि, कार, बाइक कैसे चला पाएंगे? तो इन सब के लिए भी हमें प्रकाश की बच्चे बहुत ही आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं, हेडलैम्प का इस्तेमाल करते हैं।
और अनेक कार्यों में हमें प्रकाश की आवश्यकता रहती ही है। ठीक है, अब देखो जैसे कि 15.1 क्या कह रहे हैं, प्रकाश सरल रेखा के अनुदिशा गमन करता है। एक सरल रेखा के ही अनुदिशा वो गमन करता है। अब देखो बूझो कक्षा 6 में किए गए एक क्रियाकलाप को स्मरण करता है। इस क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती की लो ज्वाला की और पहले एक सीधे पाइप से फिर मुड़े हुए पाइप से देखा था। चित्र 15.2 में आपको जैसा दिखाई दे रहा है। बूझो मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लो को क्यों नहीं देख पाया था। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, अब देखो उन्होंने इसको बच्चे हैं, एक्सपेरिमेंट तो करके देखेंगे ही, तो उन्होंने क्या करा, 2 पाइप के टुकड़े लिए, एक तो सीधा पाइप का टुकड़ा और मोमबत्ती की लो जलाई, तो हमें उस पाइप में से सामने का सारा स्पष्ट दिखाई दे रहा था, मतलब सरल रेखा के अनुदिशा कार्य कर रहा। और एक उसने मुड़ा हुआ पाइप का टुकड़ा लिया तो उसमें हमें नहीं दिखाई दिया, क्यों कि वो जो घुमाव था पाइप का वहाँ पे उसने प्रकाश को बाधित कर दिया, रोक दिया, वहाँ से वो आगे नहीं हमें दर्शा पाया कि कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? हम प्रकाश के पथ को भी तो परिवर्तित कर सकते हैं ना। ये हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए या चमकदार पृष्ठ सतह पर पड़ता है तो क्या होता है? अब जब वो किसी पॉलिश किए हुए पर पड़ेगा तो क्या होगा? जब 2 तरह की मैंने आपको वो बताए हैं, एक तो कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है बच्चे। ठीक है, एक में आपको छोटा दिखाई देगा जब पड़ेगा और एक में आपको वही चीज़ आपको बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, ये सब हमारे गाड़ियों में भी इस्तेमाल होते हैं। अब ये बच्चा जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है चित्र 15.2 में, एक मोमबत्ती की और ए में सीधी तथा बी में मुड़े हुए पाइप से देखने का प्रयास कर रहा। अब देखो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। ठीक है, और हम ऐसा कर सकते हैं, किसी चमकदार पृष्ठ पर डालें तो उसका परिवर्तन संभव है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। अब देखो कई बार हमें लाइट आ रहा होता है, जब हम छोटे छोटे होते हैं थे तो हम चम्मच इत्यादि प्लेट को ऐसे ऐसे घुमाते थे तो वो ऊपर शेडो सी बनाई दिखाई देती थी हमें। ठीक है, ऐसे ही वो आपको बता रहे हैं कि एक चमकदार स्टील की चम्मच लेके देखें और एक चमकदार स्टील की प्लेट लेके देखें, तो उससे भी जो आपका प्रकाश है वो परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे आगे है बच्चे, जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य करता है। अब जैसे आप कई बार जो जल होता है, तालाब, कुआं तो नहीं, तालाब इत्यादि जो नदी है वहाँ पे जल एकत्रित होता है, तो वहाँ पे आप देखोगे, जैसे आपको चित्र में भी अगर किसी बच्चे ने ना देखा हो कहीं पे, तो उसमें भी जो हमारे आसपास, उसमें भी जैसे जो हमारे आसपास बच्चे पेड़ पौधे होते हैं उन सब की परछाई भी हमें उस नदी तालाब में दिखाई देती है। अगर हम स्वयंतः भी खड़े हो जाएं वहाँ तो हमारी भी परछाई उस तालाब में साफ साफ दिखाई देगी। ओके, जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। क्या आपने भी जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परावर्तन देखा है? चित्र देखो, जैसे 15.3 में दिखाई दे रहा है ना कि कुछ पृष्ठ आपको बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, कुछ छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा ही जैसा कि चित्र आपको 15.3 में दिखाई दे रहा है, जल में वस्तुओं का प्रवर्तन।
अब हम लेते हैं कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होगा, पढ़ेंगे हम इसको। आप कक्षा 6 में भी ये पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। वो भी जो प्रकाश जब उसके ऊपर पड़ता है तो वो उसकी दिशा को क्या करता है, बदल देता है। दर्पण प्रकाश द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब दर्पण का प्रकाश पड़ेगा तो जब उसके अंदर जो परिवर्तन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परिवर्तन। ओके, क्या आपको वह क्रियाकलाप याद है जिसमें आपने एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा प्रवर्तित किया था? याद है बच्चे आपको? नहीं तो अभी हम पढ़ते हैं। आइए उसी से मिलता जुलता एक क्रियाकलाप भी करके देखेंगे। अभी पहले ये पढ़ते हैं इसके अंदर क्या दे रखा है, फिर अगर आपको याद नहीं है तो याद आ जाएगा। इतने देखो, पहेली ने पंचमंत्र की शेर तथा खरगोश की कहानी याद आ रही थी, जिसमें खरगोश ने शेर को पानी में उसका प्रवर्तन करते दिखाकर मूर्ख बनाया था। ये देखो, वो शेर को ले गई, जैसा कि चित्र 15.4 में दिखाई दे रहा है, कुएं के पास। तो कुएं में पानी द्वारा प्रवर्तन की, तुम तो ऐसा दिखाई देते हो। तो वो देख के चौंक गया अपने आप को, है ना, ऐसा होता है ना। अब हम वो क्रियाकलाप याद करते हैं। देखो, एक टॉर्च लीजिए। आपको क्या करना है बच्चे, एक टॉर्च लेनी है। इसके कांच को चित्र 15.5 में दर्शाए अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से ढकिए। आपको क्या करना है, काले रंग का चार्ट पेपर लेना है, उसे ढक देना है, जिसमें 3 पतली झिरियाँ स्लीट्स बनी हो। 3 आपको उसके अंदर स्लीट्स बनानी है। लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक शीट फैलाइए। चार्ट पेपर का समांतर दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। ओके, चित्र जैसा 15.5 में दिखाया गया। अब टॉर्च की झिर्रियों से निकलने वाले प्रकाश किरण पुंज को दर्पण पर डालिए। टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि इसका प्रकाश बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर के अनुदिशा आपको दिखाई दे। अब इसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराए। एक क्या करे, कोण बनाते हुए टकराए। तो ये देखो, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि कोण आपको ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कोण शेप है, और उसमें से 3 आपको लाइन दिखाई दे रही है ना। समझे बच्चे? 15.5 में एक समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा प्रवर्तित कर देता है? बिल्कुल करता है। अब टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर इस प्रकार हटाइए कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। जब आप उसको टॉर्च को घुमाएंगे तो उसकी जो ये आपको कोन शेप दिखाई दे रही है तो वो वैसी नहीं दिखाई देगी। कोन तो बनेगा, 3 लाइन तो दिखाई देंगी, पर ऐसे आपको दिखाई नहीं देगा। जब आप उसको हिलाएंगे उसका एंगल चेंज हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ओके, क्या परिवर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देखते हैं? बिल्कुल देखेंगे परिवर्तन। परावर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदिशा दर्पण में देखिए। क्या दर्पण में आपको टॉर्च पर लगी झिर्रियाँ दिखाई देती हैं? यह झिर्रियों का प्रतिबिंब है। आपको अगर झिर्रियाँ दिखाई दे रही हैं तो वो क्या है? उसका प्रतिबिंब। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परावर्तित
होता है। ओके, आइए दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों से खेलों तथा अन्य विषय में कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, आगे और भी अन्य जानकारी हम प्राप्त करते हैं। पहेली जानना चाहती है कि हमें वस्तुएं कैसी दिखाई देती है। बूझो का विचार है कि वस्तुएं तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उनसे प्रवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुँचे। क्या आप उससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। अब आपको अंधेरे में कोई चीज़ दिखा दें हम, तो आप ना उसका रंग बता पाएंगे, ना ये बता पाएंगे कि वो चमकदार थी, रूखी थी, सूखी थी, कैसे रंग की थी, कैसी आपको दिखाई दे रही थी। ओके, तो हमें क्या है, हमेशा बच्चे प्रकाश की आवश्यकता होती है किसी भी वस्तु को देखने के लिए, किसी भी वस्तु को चलाने के लिए क्या है, हमें प्रकाश की आवश्यकता रहती है। अब देखो अगला क्या है, क्रियाकलाप 15.2 चेतावनी है। जलती हुई मोमबत्ती का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। इस क्रियाकलाप को यदि आपने अध्यापक या घर के किसी बड़े सदस्य की उपस्थिति में करें तो अच्छा है। एक हमने क्या लेना है, समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा बनाए किया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। ओके, जैसा कि आपको चित्र 15.6 में दिखाई दे रहा है, यहाँ मोमबत्ती किसी बिंब वस्तु का उदाहरण है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए। आपको विभिन्न स्थितियों में मोमबत्ती को दर्पण के सामने रखना है। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। प्रत्येक अवस्था में आपने प्रतिबिंब को देखना है, आपको अलग अलग दिखाई देगा। ठीक है, क्या प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा है? नहीं, सीधा नहीं होगा। क्या प्रतिबिंब की लो बिंब की लो की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई दे रही है? यह आपको नोट करना है। जो प्रतिबिंब की लो है वो मोमबत्ती की लो के ऊपरी सिरे पर आपको दिखाई देती है प्रत्येक अवस्था में। इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। अगर आपको वो सीधी दिखाई दे रही है तो इस प्रकार के सीधा प्रतिबिंब। संबलतः दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान आमाप साइज का दिखाई देता है। ये देखो जैसा 15.6 में दिखाई दे रहा है, समतल दर्पण में मोमबत्ती का प्रतिबिंब कैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझे अब आप। अब आगे देखो, बूझो ने अपनी नोटबुक में लिखा, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि दर्पण चाहे छोटा हो या बड़ा, मेरा प्रतिबिंब मेरे साइज के सामने ही बनता है। अब जैसे जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, हम जिस साइज़ के होते हैं उतने ही दिखाई देते हैं, है ना, मोटे पतले तो नहीं। कुछ कार वगैरह बस इत्यादि के शीशों में देखेंगे तो कई बार हम थोड़े मोटे दिखाई देते हैं, है ना, हमारा सेम प्रतिबिंब नहीं बन पाता। अब ऐसे ही अब दर्पण के पीछे एक पर्दा ऊर्ध्वाधर रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? नहीं कर पाएंगे ना। अगर आपको लाइट कलर का पर्दा होगा तो आपको दिखाई दे देगा। डार्क जो आपका कलर का अगर पर्दा होगा, गहरे रंग का होगा, अगर हल्के रंग का होगा आपको दिखाई दे जाएगा लाइट कलर में। अगर गहरे रंग का होगा वो तो आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि गहरे रंग में से प्रकाश देर से दिखाई देता है। ठीक है, तो उसका आपको प्रतिबिंब भी नहीं दिखाई देगा। आप देखोगे कि किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता।
किसी भी स्थिति में हल्का हो या गहरा प्रतिबिंब आप नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, और आपको हल्का हल्का, अगर आपका हल्के रंग का पर्दा होगा तो आपको हल्का हल्का ऐसा दिखाई देगा, प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, ये दिखाई देगा कि पीछे कोई लो जल रही है या कोई कहीं से प्रकाश हमें दिखाई पड़ रहा है। अगर गहरे रंग का होगा तो उसमें तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, आइए एक क्रियाकलाप करें। अब एक और क्रियाकलाप करके देखते हैं। क्रियाकलाप 15.3, शतरंज का एक बोर्ड, चेस बोर्ड लीजिए। यदि चेस बोर्ड उपलब्ध न हो तो एक चार्ट पेपर पर समान साइज के 64 वर्ग बनाइए। पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए। इस रेखा पर एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखिए। दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तु जैसे पेंसिल, शार्पनर रखिए। चित्र जैसा आपको 15.7 में दिखाई दे रहा है। अगर आपको चेस बोर्ड नहीं मिलता तो ऐसे 64 आपको कॉलम्स बनाने हैं बच्चे, और आपको एक इसके सामने शीशा रखना है और उसके तीसरे खाने में आपको क्या रखना है, पेंसिल या शार्पनर। इन्होंने शार्पनर रखा है जैसा आपको दिखाई दे रहा है। दर्पण में इसका प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। आपको दर्पण में कैसा दिखाई देता है, आपको उसकी स्थिति को नोट करना है। अब वस्तु के चौथे वर्ग की सीमा पर रखिए, फिर आपको चौथे वर्ग में रखना है। फिर से दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति को नोट कीजिए। क्या आप दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी में कोई संबंध पाते हैं? बिल्कुल, कि उसकी दूरी आपको ज़्यादा दिखाई देगी वहाँ से, और वह ऐसा लगेगा कि बहुत दूर पड़ा है। ठीक है, अंतर होगा जब आप तीसरे खाने में रखेंगे और चौथे खाने में। 15.7 में जैसे दिखा रखा है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारण करना। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी कि दर्पण से बिंब की दूरी होती है। ठीक है, अब इसकी पुष्टि चार्ट पेपर, चेस बोर्ड के बिंब को किसी भी स्थान पर रखकर कर सकते हैं। अब देखो, पहेली ने अपनी नोटबुक में लिखा, संभलता दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह सीधा होता है, बिंब के साइज के समान होता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी से बराबर होती है। आप जैसा दर्पण में देखेंगे, आपको जो चीज़ जितनी दूर दिखाई दे रही है उतनी ही वो एक्चुअल में जहाँ पे पड़ी है उससे भी आपको दूर दिखाई देगी। ठीक है, जैसे कि चेस बोर्ड में अगर तीसरे खाने में तो उसमें क्या दिखाई देगी कि पास पास रखी है। ऐसे ही चौथे खाने में कर देंगे तो ऐसा लगेगा दर्पण में कि कुछ चीज़ वस्तु रखी है तो वो कुछ दूर है, और 5वें में रखेंगे तब आपको उसकी दूरी ज़्यादा अनुभव होगी। ओके, ऐसा आप करके भी देख सकते हैं। अब देखो, अब हमारा है बच्चे 15.3, दक्षिण या वाम। अब आप संभलते दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? क्या कभी आपने ध्यान किया है कि आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है? आइए इसे ज्ञात करें। कि हम इसमें पढ़ रहे थे दक्षिण या वाम। तो अब जैसे ये क्रियाकलाप 15.4 है, एक बच्चा खड़ा है दर्पण के आगे, तो क्या है उसमें चित्र 15.8 में प्रतिबिंब में दक्षिण हाथ या वाम प्रतीत होता है। तो क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। अपने दक्षिण दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। आपका प्रतिबिंब आप कौन सा हाथ ऊपर उठता है, चित्र 15.8 में देखें। अब आपने वाम बाएं कान को स्पर्श कीजिए। आपके प्रतिबिंब में हाथ
आपके किस कान को स्पर्श करता है? ध्यानपूर्वक देखिए। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है तथा वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। आप जैसे कि अगर आप अपना दायां हाथ दिखाई देंगे तो प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देगा कि आपने बायां हाथ उठा रखा। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा है आपको ये करके देखने के लिए। ठीक है, अब देखो बूजो ने एक और एग्जाम्पल लिया है कि बूजो ने सड़क पर एक रोगी वाहन एम्बुलेंस को देखा। उसे आश्चर्य हुआ, इसके आगे के और शब्द एम्बुलेंस विचित्र प्रकार से लिखे हुए थे। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कैसे लिखे हुए थे। ध्यान दीजिए कि केवल पश्वर साइड में ही यह अदला बदली हुई है। प्रतिबिंब उल्टा ऊपर का भाग नीचे नहीं दिखाई देता। ये नहीं है कि सिर्फ क्या कहते हैं कि आपको ऊपर का नीचे दिखाई देगा, ऐसा नहीं दिखाई देगा नीचे वाला ऊपर। प्रतिबिंब में क्या है, आपका जो सिर्फ साइड चेंज होती है। ओके, अब एक कागज़ के टुकड़े पर अपना नाम लिखिए तथा इसे संभलता दर्पण के सामने पकड़ कर रखिए। यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देगा आपको? वो अक्षर उल्टे दिखाई देंगे। ठीक है, क्या आप समझ सकते हैं कि रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को चित्र 15.9 की भांति क्यों लिखा जाता है? जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहन के चालक अपने पश्चिम दृश्य दर्पण पीछे के दृश्य दर्पण वाला दर्पण में देखते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। इसीलिए ऐसा लिखा दिखाई देता है कि जब वो दर्पण में देखे तो वो उसे आसानी से रास्ता दे दे। ठीक है, आपने देखा होगा कि स्कूटर या कार के पश्वर दर्पण में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब स्वयं वस्तुओं से छोटे दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? सोचा है आपने? 15 पॉइंट चित्र देखो, 9 में रोगी वाहन दिखाई दे रहा है, एम्बुलेंस ऐसे दिखाई दे रहा है कि उल्टा लिखा हुआ है। जब आप इसको कार के शीशे में से देखेंगे तो आपको ये सीधा दिखाई देगा। छोटे वाहन क्यों दिखाई देते हैं? वो भी इसी कारण से आपको दिखाई देते हैं उस शीशे में से। अब देखो जो 15.4 है, गोलीय दर्पणों से खेल। पहेली तथा बूजो सायकार भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। बूजो ने स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। अरे यह प्लेट तो संभलतः दर्पण की भांति कार्य करती है। मेरा प्रतिबिंब सीधा था समान साइज का है। ठीक है, अब पहेली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच के बाहरी अर्थात पीछे वाले पृष्ठ का उपयोग करके देखा। पहेली ने कहा, बूझो इधर देखो, मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ, यद्यपि यह साइज में छोटा है। यह चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की भांति कार्य करती है। जो चम्मच होता है उसके अंदर जब हम देखेंगे तो वो भी एक आपको आसानी से अपना चेहरा दिखाई देगा उस चम्मच में, जो स्टेनलेस स्टील का चम्मच होता है। ठीक है बच्चे, ठीक है, वो भी हमारा एक प्रकार का क्या काम करती है? दर्पण का। आप भी चम्मच या कोई भी वक्रीय चमकदार पृष्ठ का उपयोग अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं। और भी आपको जैसे कुछ कागज़ होते हैं, आपने पानी में देखा तो भी आप देख सकते हैं। आप वो क्या बता रही थी बूजो को कि जब उसने चम्मच को उल्टा करा तब उसको दर्पण अपना जो चेहरा है उसमें जैसे दर्पण की भांति लिया उसने उस चम्मच को, तो क्या दिखा? उसको सीधा दिखा। अब उस चम्मच को जब सीधा करती है तब उसको अपना जो चेहरा है वो थोड़ा उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, आप देखो क्रियाकलाप कर रहे हैं इसके अंदर। क्रियाकलाप 15.5,
इस्पात की एक चम्मच लीजिए। चम्मच के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के पास लाइए तथा इसमें देखिए, क्या आप इसमें अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं? जैसा कि चित्र 15.10 में दिखाई दे रहा है। आपने जैसा प्रतिबिंब संभलता दर्पण में देखा था, क्या यह प्रतिबिंब मुझसे भिन्न है? हाँ, थोड़ा आपको धुंधला दिखाई देगा इसके अंदर। क्या यह प्रतिबिंब सीधा है? नहीं, प्रतिबिंब सीधा नहीं है। ठीक है। क्या इसका साइज बिंब के साइज के समान अथवा छोटा या बड़ा है? थोड़ा सा आपको जो आपका साइज है वो आपको अलग दिखाई देगा इसके अंदर। ठीक है। जैसे कि चित्र 15.10 में दिखाई, चम्मच के बाहरी पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब। अब देखो, अब चम्मच की भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखिए। हो सकता है इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई दे। ठीक है, आप सीधा दिखाई दे और बड़ा दिखाई दे। तब क्या दिखाई दे रहा था? छोटा। यदि आप अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाएं तो संभव है कि आप अपना उल्टा प्रतिबिंब देख पाएंगे, जैसे 15.11 में दिखाई दे रहा है। चम्मच अगर आपके मुंह से दूर होगा तो आपका कैसा दिखाई देगा कि आपका चेहरा उल्टा है, जैसा कि आपको चित्र 15.11 में दिखाई दे रहा है। 15.11 में क्या है? चम्मच के भीतर पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब। आपने चेहरे के स्थान पर आप अपने पेन अथवा पेंसिल के प्रतिबिंब की भी तुलना कर सकते हैं। ओके। अब देखो, चम्मच का वक्रीय चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रीय दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। यदि किसी गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ अवतल है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि प्रवर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। ओके, जैसा कि आपको 15.12 में दिखाई दे रहा है बच्चे। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि चम्मच का बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। अब ये क्या है? प्रवर्तक पृष्ठ और अवतल तथा उत्तल दर्पण। 15.12 जो चित्र है आपको ऐसे समझाए गए हैं। अब देखो ध्यान से, अवतल तथा उत्तल दर्पण को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं? रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसके एक भाग को चाकू अथवा आरी से काटिए, जैसा कि चित्र 15.13 में ए में आपको दिखाई दे रहा है। सावधान, गेंद काटने के लिए किसी अपने से बड़े की व्यक्ति की सहायता लीजिए। कटी हुई गेंद का भीतरी पृष्ठ अवतल तथा बाहरी पृष्ठ उत्तल कहलाता है, जैसा कि आपको चित्र 15.13 बी में दिखाई दे रहा है। गोलीय दर्पण गोले का एक भाग है। ओके, हम जानते हैं कि किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आइए देखें, क्या यह अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए भी सही है? हाँ, एक देखते हैं। चेतावनी क्या क्रियाकलाप 15.16 करने के लिए देखो। क्रियाकलाप 15.16 सूर्य के प्रकाश में किया जाना है। सावधान, कभी भी सूर्य को या इसके प्रतिबिंब को सीधा मत देखिए, क्योंकि इससे आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। आप सूर्य के प्रतिबिंब को किसी पर्दे या दीवार पर बनाकर देख सकते हैं। ओके, आपको कभी भी डायरेक्ट नहीं देखना है सनलाइट को। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इससे दीवार पर या किसी पर्दे की सहायता आप ले सकते हैं इसके अंदर। अब देखो, आपको क्या करना है? एक अवतल दर्पण लीजिए। एक आपको क्या लेना है? अवतल। ठीक है। प्रवर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रखकर पकड़िए। दर्पण में प्रवर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। कागज की शीट को तब तक आगे पीछे समायोजित कीजिए जब तक कि आपको
आपको एक तीक्ष्ण स्पष्ट चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए, जैसा कि आपको चित्र 15.14 में दिखाया गया है बच्चे। अवतल दर्पण सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ओके, आप देखो, दर्पण तथा कागज की शीट को कुछ मिनटों के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है? नहीं, ऐसा जलना नहीं प्रारंभ करेगा। यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए, यह प्रतिबिंब पर्दे कागज की शीट पर बन रहा है। अब देखो आगे क्या है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 15.2 में समलता दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सका था, पर इस प्रकार प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। आइए अब अवतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न करें। ठीक है, एक और क्रियाकलाप करके देखते हैं। क्रियाकलाप 15.7। अब क्या लेना है? अवतल दर्पण। ओके, अवतल दर्पण को चित्र 15.15 में दिखाए अनुसार मेज पर रखे किसी स्टैंड, कोई प्रबंध जो दर्पण को स्थिर रख सके का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, पर लगाइए। गत्ते की किसी शीट का लगभग 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर पर एक सफ़ेद कागज़ चिपकाना है। ओके बच्चे, ठीक है, इस साइज़ का आपको एक सफ़ेद कागज़ काटना है, उसको चिपकाना है। यह एक पर्दे का कार्य करेगी। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती दर्पण से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। इसके लिए पर्दे को दर्पण की और अथवा दर्पण से दूर उस समय तक सक्रिय जब तक कि लौ की तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त न हो जाए। ध्यान रखिए कि मोमबत्ती से दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को पर्दा बाधा न पहुंचाए। क्या ये प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है? क्या इसका साइज लौ जितना ही है? अब मोमबत्ती को दर्पण की ओर लाइए तथा इसे इसके अलग अलग दूरियों पर रखिए। प्रत्येक अवस्था में पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहले ये जो है 15.15 चित्र अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये क्या है? आपको सिर्फ एक मोमबत्ती की ही आपको लौ दिखाई दे रही है। इसके अंदर पूरी मोमबत्ती तो दिखाई नहीं दे रही है ना, तो इसका साइज़ तो आप ज्ञात कर नहीं सकते। और साइज़ कैसा दिखाई दे रहा है? इसकी लौ का भी आपको बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चे, ऐसे समझे आप। अब हमने ना एक सारणी तैयार करनी है। ठीक है, 15.1 किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। उसमें क्या करना है? बिंब की दर्पण से दूरी 50 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर रख के देखनी है। 30 20 10 5 ऐसे। बिंब छोटा दिखाई देता है या बड़ा? प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? उल्टा या सीधा या वास्तविक या आभासी? ये सब आपको नोट करना है, करके देखना है और आपको बताना है। ओके, अब देखो जैसे कि ये आपको 15.16 में दिखाई दे रहा है अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब। ये क्या है? एक आभासी। ओके,
ऐसे ही आपको करना है और आपको इसके अंदर सारणी को भरना है। अब देखो, हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। ओके, प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकते हैं। अब जो अवतल दर्पण का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। संभवतः आपने डॉक्टरों को आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते देखा होगा। दंत विशेषज्ञ द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। देखो, जैसा कि चित्र आपको 15.17 में दिखाई दे रहा है। दंत चिकित्सक मरीज को देखते हुए, जैसा कि 15.17 में। अब जो हमारे टॉर्च, कार, स्कूटर के अग्रदीप के लिए प्रवर्तिक पृष्ठ की आकृति की अवतल है, जैसा कि चित्र आपको 15.18 में दिखाया गया है। टॉर्च का प्रवर्तक। ओके, अब ये है जैसे कि बूजो ने अपनी नई साइकिल की घंटी के चमकदार पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधा तथा साइज में छोटा है। उसे उत्सुकता है कि क्या घंटी भी एक प्रकार की गोलीय दर्पण है। क्या आप पहचान सकते हैं कि यह किस प्रकार का दर्पण है? ध्यान दीजिए कि घंटी का प्रवर्तक पृष्ठ उत्तल है। आपको क्या करना है कि आपको सबको पता है घंटी का जो वो है वो उत्तल है। उसको जो प्रतिबिंब है अपना दिखाई दे रहा है उसके अंदर, घंटी के अंदर भी। उन्होंने कहा था ना कि आप जैसे स्टेनलेस स्टील का चम्मच लें, आप और भी कुछ लेके देख सकते हैं। तो उसने क्या करा, अपनी साइकिल की घंटी में अपना प्रतिबिंब देखा। अब देखो, क्रियाकलाप जो 15.8 है उसमें क्या है, क्रियाकलाप 15.7 को अब अवतल दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण लेकर दोहराइए। अब आपको अवतल की जगह उत्तल दर्पण लेना है। आपने प्रेक्षणों को क्रियाकलाप 15.7 की भांति सारणी में अंकित कीजिए। सारणी बनानी है, उसको पहले 50 सेंटीमीटर, 40, 30, 20, 10, 5 ऐसी दूरी रखनी है और आपको बताना है कि आपका प्रतिबिंब कैसा दिखाई दे रहा है, कैसा बन रहा है। उत्तल दर्पण द्वारा बना गया प्रतिबिंब। क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? क्या आप बिंब के बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? क्या अब आप वाहनों के प्रवृत्त दर्पण, साइड मिरर में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों को पहचान सकते हैं? यह उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं, अतः ये चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्रों के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं, जैसा कि आपको चित्र 15.20 में दिखाया बच्चे। उत्तल दर्पण प्रवृत्त दर्पण के रूप में। ओके, अब देखो हम पढ़ते हैं 15.5 है, लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। लेंस से बने जो प्रतिबिंब होते हैं उसमें लेंस से जो दिखते हैं तो आपको अक्षर उसके बड़े बड़े दिखाई देते हैं। जैसा कि आपको वो बता रहे थे ना कि जो दंत चिकित्सक है तो वो किस लिए लेते हैं कि आपको जो आपका दांत का साइज़ है वो बड़ा दिखाई दे। आपने आवर्तक लेंस, हेड लेंस देखे होंगे। यह बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसा कि चित्र 15.21 में दिखाया गया। संभवतः आपने इसका उपयोग कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए भी किया होगा। अवतरक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। ये क्या है, एक लेंस। 15.21 है चित्र। ओके बच्चे, अब देखो, लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मों, दूरदर्शकों, दूरबीन तथा सूक्ष्म दृश्यों में किया जाता है। यह सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए।
कुछ लेंस लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं कि देख पाएंगे? अंतर, बिल्कुल आपको अंतर नज़र आएगा दोनों लेंस में। वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं वे उत्तल लेंस कहलाते हैं। जो बीच में से मोटे होते हैं वो उत्तल लेंस कहलाते हैं। जैसा कि चित्र 15.22 ए में दिखाया गया है। जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं वे अवतल लेंस कहलाते हैं। चित्र जैसे आपको 15.22 में दिखाया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। आपको ये हमेशा याद रखना है, इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। पहला क्या है? उत्तल लेंस जो बीच में से मोटा है, और जो साइड से पतला, बीच से पतला है, साइड से मोटा है, वो क्या है? अवतल लेंस। देखो बच्चे, इसकी क्या चेतावनी है? लेंस से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखने खतरनाक है। आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भाग पर फोकसित न करने के बारे में भी सावधानी बरतनी चाहिए। ओके, अब देखो एक और क्रियाकलाप करते हैं। 15.9 एक उत्तल लेंस अथवा अवधृत लेंस लीजिए, इसे सूर्य की किरणों के मार्ग में रखिए। चित्र जैसा आपको 15.23 में दर्शाए अनुसार एक कागज़ की शीट रखिए। लेंस तथा कागज़ के बीच की दूरी को उस समय तक समायोजित कीजिए जब तक कि आपको कागज़ पर एक चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। इस स्थिति में लेंस तथा कागज़ को कुछ मिनट के ये स्थिर रखिए। क्या कागज़ जलना प्रारंभ कर देता है? नहीं। अब देखो क्या है बच्चे, 15.23 में दिखाया गया उत्तल लेंस द्वारा सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब। अब अवतल लेंस को अवतल लेंस से बदल लीजिए। क्या अब भी आपको कागज़ पर चमकदार बिंदु दिखाई देता है? दिखाई देगा? नहीं। या दिखाई देगा तो हल्का सा धुंधला दिखाई देगा। इस बार आपको चमकदार बिंदु क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? क्यों नहीं? क्योंकि आपने लेंस बदल दिया। हमने दर्पण के लिए देखा है कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज बदलते हैं। क्या ये लेंस के लिए भी मान्य है? ऐसा लेंस में भी होता है। सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अपसृत अंदर की ओर मोड़ना कर देता है, जैसा कि आपको चित्र 15.24 ए में दिखाई दे रहा है। इसीलिए इसे आभासित लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसृत बाहर की ओर मोड़ना करता है, अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं। जैसा कि चित्र आपको 15.24 बी में दिखाई दे रहा है। ओके, ये अंदर की तरफ मोड़ देता है, वो बाहर की ओर। ठीक है बच्चे, अब देखो ये है हमारे पास। आइए देखें क्रियाकलाप 15.10 क्या है हमारे पास। एक उत्तल लेंस लीजिए तथा इसे मेज पर रखे एक स्टैंड पर लगाइए। और जैसा कि आपने अवतल दर्पण में किया था, मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती को लेंस से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखो, जैसा कि चित्र 15.25 में दिखाया गया है। ए में कैसा दिखाई दे रहा है? वो उल्टी दिखाई दे रही है। बी में क्या दिखाई दे रहा है? विभिन्न दूरी पर रख दिया। विभिन्न दूरी में रखे बिंब के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब, उसमें उसकी क्या दिखाई दे रही है? जो लो है वो बहुत बड़ी है, दिखाई दे रही है। अब देखो इसका अर्थ यह है कि हम लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब को बिंब की दिशा में देखते हैं।
अब ये है लेंस के दूसरी ओर रखे कागज के पर्दे पर मोमबत्ती की लो का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। आपको पर्दे की लेंस की ओर यह या लेंस से दूर ले जाना होगा जिससे कि आपको लो का स्पष्ट तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा? क्या यह वास्तविक है या आभासी? वास्तविक आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है। अब लेंस से मोमबत्ती की दूरी बदलिए। लेंस से आपको मोमबत्ती दूर करनी है। ओके। चित्र जैसे 15.25 में दिखाया गया है। प्रत्येक अवस्था में कागज के पर्दे को सरकाकर इस पर मोमबत्ती की लो का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अवतल दर्पण के लिए किए गए क्रियाकलाप 15.7 के अनुसार अपने प्रेक्षणों को सारणीबद्ध कीजिए। आपको लिखना है क्या बिंब की किसी स्थिति के लिए आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो सीधा तथा अवधारित हो, जैसा कि चित्र 15.26 में दिखाया गया है। क्या इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या ये वास्तविक है या आभासी है? अब देखो 15.26 है, उत्तल लेंस द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब। ठीक है बच्चे, वास्तविक है या आभासी है? ऐसी स्थिति में ही उत्तल लेंस को अवतरित लेंस की भांति उपयोग किया जाता है। जब वो आभासी होता है तब भी इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों का अध्ययन कीजिए। आप पाएंगे कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज से छोटे हैं। जैसा कि चित्र 15.27 में क्या है, वो तो एक आभासी हैं, छोटे हैं। ठीक है, आपको दिखाई देंगे। चित्र जैसे 15.27 में दिखाया गया अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। अब देखो बच्चे 15.6 है, सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन, श्वेत रंग का और रंगीन रंग का। क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा? आपने ध्यान किया होगा कि यह प्राय वर्षा के पश्चात दिखलाई देता है जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष आकार के रूप में दिखाई देता है। जैसे देखो बच्चे 15.28 है, इंद्रधनुष देखा होगा। बारिश के बाद जब सब बोलते हैं रेनबो रेनबो, है ना ऐसा। और ये देखो इंद्रधनुष में कितने वर्ण रंग होते हैं? 7 रंगों का होता है बच्चे इंद्रधनुष। मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। ये लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी रंग का होता है। आपने देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो वे भी रंगीन दिखाई देते हैं। इस प्रकार जब प्रकाश किसी सीडी में प्रवर्तित होता है तो आपको अनेक वर्ण दिखाई देते हैं। जब किसी सीडी पे भी प्रकाश पड़ता है तो आपको अनेक वर्ण दिखाई देते हैं। देखो जैसे चित्र 15.29 में आपको दिखाई दे रहा है, सूर्य के प्रकाश में रखी एक सीडी। अब पहेली आपको बताना चाहती है कि आप इंद्रधनुष तब ही देख सकते हैं जब आपकी पीठ सूर्य की ओर हो। इन सब अनुभव के आधार पर क्या हम यह कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है? आइए जांच करें। एक और क्रियाकलाप करते हैं। 15.11 करते हैं। कागज का एक प्रिज्म लीजिए। किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालिए। प्रिज्म के दूसरे फलक के से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफ़ेद कागज़ की एक शीट अथवा सफ़ेद दीवार पर गिरने दीजिए।
आप क्या देखते हैं? क्या आप इसमें जो है बच्चे इंद्रधनुष जैसे ही वर्ण वहाँ भी देख पाते हैं? हाँ, बिल्कुल आपको दिखाई देंगे, जैसा कि आपको चित्र 15.30 में दिखाया गया। यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान हैं। ऐसे प्रकाश को सफ़ेद प्रकाश भी कहते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए तथा इनके नाम अपनी नोटबुक में लिखिए। आपको इनके नाम अपनी नोटबुक में लिखने हैं। जैसा कि चित्र आपको 15.30 में दिखाया गया, प्रिज्म लेना है। सूर्य के प्रकाश की एक किरण पुंज को 7 वर्णों में विभक्त कर देते हैं। क्या हम इन 7 वर्णों को मिलाकर श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं? आइए प्रयत्न करें। एक और आपको क्रियाकलाप करके देखना है। लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। इस डिस्क को 7 खंडों में बांट लीजिए, जैसा कि चित्र 15.31A में दिखाया गया। दर्शाए अनुसार इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कीजिए। आप इन खंडों पर विभिन्न वर्णों के कागज भी चिपका सकते हैं। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए। डिस्क को एक बॉल पेन के रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। सुनिश्चित कीजिए कि डिस्क स्वतंत्रता पूर्वक ढूंढकर घूम सके, जैसा कि चित्र 15.31A में दिखाया बच्चे। और ये क्या है? इसका अर्थ है यह है कि श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। ये स्पष्ट हो रहा है कि जो हमारा सफ़ेद प्रकाश है उसमें कितने वर्ण होते हैं? 7, जैसे कि इंद्रधनुष में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, 7 वर्णों वाली कोई डिस्क तेजी से घुमाने पर श्वेत प्रतीत होती है। चित्र 15.31। ये डिस्क को 7 रंगों से कलर करा है, फिर जब उसको तेजी से घुमाया तो वो श्वेत दिखाई दे रही है। उसका भी आपको चित्र 15.31B में दिखाया गया बच्चे। डिस्क को दिन में प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण वापस से मिल जाते हैं तथा डिस्क श्वेत ही प्रतीत होती है, जैसा कि चित्र 15.31B में दिखाया गया। इस डिस्क को समांतर न्यूटन की डिस्क कहते हैं। पहेली को एक अद्वितीय विचार आया है। उसने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के 7 वर्णों को पेंट किया गया था। चित्र 15.32। जब लट्टू धूम्र करता है तो वह भी लगभग श्वेत दिखाई देता है। उसको आइडिया आया कि डिस्क की जगह हम लट्टू पे भी, जो छोटा सा लट्टू होता है उस पर भी कर सकते हैं। उसने पेंट करा, जब उसने घुमाया तेजी से वो लट्टू भी श्वेत दिखाई देने लगा। 15 जैसे कि आपको चित्र 15.32 में दिखाया गया 7 वर्णों वाला लट्टू। अब देखो बच्चे, इसमें हमारे प्रमुख शब्द क्या आए थे? अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, प्रतिबिंब, बिंब, अवतरक लेंस, पश्य दृश्य दर्पण, प्रिज्म, इंद्रधनुष, वास्तविक प्रतिबिंब, पश्वर दर्पण, गोलीय दर्पण, आभासी प्रतिबिंब, अपसरारी लेंस, अपसारी लेंस। आपने क्या सीखा है? प्रकाश सरल रेखा के अनुदिशा गमन करता है। अगला क्या है? कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करती है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अगला देखो बच्चे, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगला है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है या आभासी होता है तथा बिंब के समान साइज का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे
उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। अगला क्या है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है। आगे देखो बच्चे, अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा अवधरित होता है। अगला देखो, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा होता है। और देखो, उत्तल लेंस वास्तविक तथा उत्तल प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा अवतरित होता है। जब उल्टा लेंस को वास्तविक वस्तुओं के अवतरित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो वे अवतरक लेंस कहते हैं। अब देखो, अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब देखो, श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। बच्चे, अभ्यास में क्या है, पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। क क्या है हमारे पास, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? आभासी। पढ़ा था ना हमने ऊपर। अब देखो ख क्या है, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह किसी उत्तल डैश द्वारा बना होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण द्वारा। ठीक है। अब देखो ग क्या है, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो दर्पण डैश होगा। क्या होगा? अवतल। अब देखो अगला क्या है हमारे पास कि घ जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह डैश प्रतिबिंब कहलाता है, वास्तविक। अब देखो च क्या है, अवतल डैश द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रश्न 2 है बच्चे हमारा, उसमें क्या है, निम्नलिखित वाक्यों के सत्य है अथवा असत्य आपको बताना है। क क्या है, हम उत्तल दर्पण से अवतरित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, है ना, प्राप्त कर सकते हैं सीधा, तो ये सत्य है। अब देखो ख क्या है, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। गलत है, ये असत्य है। अवतल जो दर्पण है हमारा से हम वास्तविक, त्वरित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। यस, बिल्कुल सही है, ये सत्य है वाक्य। घ क्या है हमारा बच्चे, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ये भी सत्य है हमारा कथन। अब देखो अगला क्या है हमारे बच्चे, वास्तविक जो हमने बताया था पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, ये असत्य है। ये तो मैं देख रही थी कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है बच्चे, यह असत्य कथन है। अब देखो च क्या है, अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। हाँ जी, ये बिल्कुल सत्य है कथन। अब देखो जो का प्रश्न 3 है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के एक अथवा अधिक कथनों से कीजिए। ठीक है। क्या है पहला, समतल दर्पण। ठीक है, तो ये क्या आएगा, जो समतल दर्पण है उसको आपको दूसरे के साथ मिलाना है। अधिक क्षेत्रों के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। ओके। अब देखो ख क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या आएगा बच्चे, जो दे रखा है, सीधा तथा बिंब का साइज से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब देखो जो हमारा है उत्तल
लेंस, उत्तल जो लेंस है हमारा वो किसको बता रहा है आपको कि उल्टा तथा अवतरिक प्रतिबिंब बना सकता है। अब देखो घ क्या है बच्चे, अवतल दर्पण। अब ये क्या है हमारे पास, अवतरत लेंस की भांति उपयोग होता है और इसमें क्या है हमें, क्या बच्चे समझे। अब देखो अगला है जो आपका च अवतल लेंस, उसमें क्या आएगा आपका कि ये जो है प्रतिबिंब सीधा तथा बीम का साइज प्रतिबिंब बनाता है। ओके, और क्या है कि ये इसमें क्या लिख सकते हैं, एक तो ये छोटे साइज का होता है, समझे, ऐसे मिलान कर लेंगे ना सब। अब देखो जो हमारा है समतल दर्पण द्वारा बनाए प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए, आपको लिखना है। उसमें क्या होता है, बिंब का क्या रहता है, समान साइज रहता है समतल दर्पण में, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, अब जो आपका 5वां प्रश्न है, अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ज्ञान है कि वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षर के सी दृश्य लगते हैं। अपने परिणामों की विवेचन कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, जिनका आपको ज्ञान है वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाना है आपको कि जो आपको वर्णमाला में सेम आपको वैसे के वैसे दिखाई देते हैं उसके अंदर दर्पण में। ठीक है, तो क्या होंगे इसके अंदर, जैसे व है, आ की मात्रा है, ठीक है, इस तरह से। और आप उदाहरण बताना, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप बच्चे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब जो है हमारा जो आभासी प्रतिबिंब क्या है, कोई ऐसी स्थिति बताइए जहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता हो, जो आपका छठा प्रश्न है। इसमें क्या होता है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वो क्या कहलाता है, आभासी। और आपको क्या करना है, इसमें क्या उदाहरण ले सकते हैं, ये कैसे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण के सामने बिंब की दूरी हमने रखी है। समझे बच्चे। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तल तथा अवतल लेंस में दो अंतर लिखिए। उत्तल तथा अवतल, तो आप क्या लिख सकते हैं, उत्तल जो दर्पण होता है, उत्तल लेंस जो होता है वो उसमें आपको क्या दिखाई देता है, एक तो उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, और जो हमारा है अवतल लेंस में क्या लिखेंगे, उसमें सीधा दिखाई देता है। और उत्तल लेंस में आपको थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, अवतल में छोटा। और आपके माइंड में कुछ उदाहरण आ रहे हो तो आप लिख सकते हैं। जो आपका 8वां प्रश्न है, अवतल तथा उत्तल दर्पण का एक एक उपयोग लिखिए कि कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं। अवतल तथा उत्तल दर्पण, जो अवतल दर्पण है आपके वास्तविक तथा वास्तविक स्थानों पर प्रयोग होते हैं। ठीक है, और जो आपके उत्तल दर्पण है वो उसमें कैसा दिखाई देता है आपको, सीधा। तो हमें ये कहाँ होंगे, एक तो हमारे जो कार बाइक हैं उनके हेडलाइट्स में यूज़ होते हैं, एक हमारे जो हम चश्मे इत्यादि है उसके अंदर इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब जो आपका 9वां प्रश्न है, किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। जो समतल दर्पण है वो क्या बना सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब। किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अब बताएंगे, जो अवतल लेंस है वो सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अब देखो बच्चे अगला क्वेश्चन है जो हमारा 11वां, तो इसके अंदर प्रश्न संख्या 11 से 13 में सही विकल्प का चयन कीजिए। जो 11वां प्रश्न है, बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है अवतल लेंस द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, या फिर हमें
क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा या समतल दर्पण द्वारा? बताओ तो बच्चे क्या लगा सकते हैं, समतल दर्पण द्वारा। अब जो आपका 12वां प्रश्न है, डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी डैश होगी। 3 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। बताइए तो क्या होगी, 3 मीटर। 1 मीटर आगे की तरफ चल चुका है ना। अब देखो 13वां प्रश्न क्या है, एक कार का पश्चिम दृश्य दर्पण समतल दर्पण है। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ब्रेक करते समय पश्चिम दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े पार्क किए हुए किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा वह 1 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति, 4 मीटर या 8 मीटर प्रति सेकंड। बताइए तो क्या होगा, उसको सेम ही उसमें आता हुआ दिखाई देगा जितनी स्पीड होगी, है ना। तो क्या होगा, जब वो बैक कर रहा है तो जो आपका थर्ड है 4 मीटर प्रति सेकंड के उससे आता आपको दिखाई देगा। अब देखो जो हमारा अगला प्रश्न है, विस्तारित अधिगमन क्रियाकलाप और परियोजना कार्य आपको करना है। पहला क्या है, दर्पण से खेलिए। कागज़ की एक पतली शीट, पॉलीथीन या कांच पर स्केच पेन से अपना नाम लिखिए। समतल दर्पण के सामने खड़े होकर शीट पर लिखे अपने नाम को पढ़िए। अब दर्पण में अपने द्वारा लिखे नाम का प्रतिबिंब को देखिए, कैसे दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा क्या है, पानी में जलती हुई मोमबत्ती को देखना है। जूते का एक खाली डिब्बा लीजिए जो एक ओर से खुला हो, इसमें एक छोटी जलती हुई मोमबत्ती रखिए। दर्शता कांच की एक शीट लगभग 25 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर इस मोमबत्ती के सामने रखिए, ठीक है, चित्र में जैसा आपको दिखाई दे रहा है। कांच की शीट के पीछे मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। इस स्थिति पर पानी से भरा हुआ ग्लास रखिए। अपने मित्र से कांच की शीट की ओर मोमबत्ती के प्रतिबिंब को देखने के लिए कहिए। अपने मित्र को यह देखकर आश्चर्य होगा कि मोमबत्ती पानी में जल रही है। कारण की व्याख्या करने का प्रयत्न कीजिए कि ऐसा कैसे होगा, क्योंकि उसके सामने क्या बन रही है, रिफ्लेक्शन सेम बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है उसका, है ना। तो ये क्या है, वास्तविक है, ठीक है, काल्पनिक नहीं है। तो ऐसे जैसा कि चित्र 15.33 में दिखाया, पानी में जलती हुई मोमबत्ती। अब देखो जो आपका तीसरा है, इसके अंदर इंद्रधनुष बनाना है। स्वयं अपना इंद्रधनुष बनाने का प्रयत्न कीजिए। इस परियोजना को आप प्रातःकाल या सायंकाल कर सकते हैं। सूर्य की ओर अपनी पीठ करके खड़े हो जाइए। बाग में पानी देने के लिए काम आने वाले मोटे पाइप लीजिए। अपने सामने पानी का एक फुव्वारा बनाइए। इस फुव्वारे से आप इंद्रधनुष विभिन्न वर्ण देख सकते हैं, ऐसा आप करके देखना। चौथा जो है, किसी विज्ञान केंद्र, विज्ञान पार्क या गांव के मेले में हास्य गैलरी, हंसी के गोलगप्पे देखिए। वहाँ पर आप कुछ बड़े दर्पण देखिए। इन दर्पणों में आप अपना विकृत तथा हास्यकार प्रतिबिंब देख सकते हैं। यहाँ उपयोग किए जाने दर्पणों के प्रकार जानने का प्रयत्न कीजिए कि किस प्रकार के दर्पण इस्तेमाल होते हैं। वहाँ पे आपको अपना बड़ा साइज या कहीं उल्टा या कहीं आपको अपनी जो है वो मोटा छोटा आप ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो उत्तल लेंस वगैरह इन सब का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे। और क्या कहते हैं, अवतल लेंस का भी प्रयोग किया जाता है, समझे। जो अगला प्रश्न आपका जो 5वां है उसमें क्या है, किसी सीमपस्त अस्पताल में जाइए। आप किसी दांत या नेत्र चिकित्सक या नाक कान व गले विशेषज्ञ के चिकित्सालय में जा सकते हैं। डॉक्टर से उन दर्पणों को देखने की प्रार्थना कीजिए। वो कान, नाक, गला, आँख तथा दांत देखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। क्या आप इन यंत्रों
में उपयोग किए जाने दर्पणों को पहचान सकते हैं जो उनमें उपयोग किए जाते हैं। उनका साइज़ हमें क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, वही वाले हम दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें देखने से आपको पता चल जाएगा कि वो मोटे हैं, पतले हैं, कैसे हैं। ठीक है, अब देखो, और आपको जो डॉक्टर है वो भी हेल्प करेंगे इसको बताने के लिए। अगला है जो छठा है आपका भूमिका का खेल, रोल प्ले। इस खेल को कुछ बच्चों का समूह, ग्रुप मिलाकर खेल सकते हैं। एक बच्चे को बिंब की भूमिका करने को दी जाएगी तथा दूसरे बच्चा इस बिंब के प्रतिबिंब की भूमिका करेगा। बिंब तथा प्रतिबिंब एक दूसरे के प्रतिबिंब की भूमिका निभाएगा। बिंब तथा प्रतिबिंब एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे। बिंब अपने अंगों से कुछ गतियां करेंगे, जैसा अपना एक हाथ उठाएंगे, एक कान पकड़ेंगे आदि। प्रतिबिंब की बिंब के एक्शन के अनुसार जिस प्रकार प्रतिबिंब एक्शन करता है वैसा ही एक्शन करना होगा। बाकी ग्रुप प्रतिबिंब के एक्शनों को देखेगा। यदि प्रतिबिंब सही एक्शन नहीं कर पाता तो वह खेल के बाहर हो जाएगी। उसके स्थान पर दूसरा बच्चा लेंगे और खेल आगे बढ़ता जाएगा। आप अपने नियम बनाकर उसके अनुसार अंक देने की कोई विधि तय कर सकते हैं। जो ग्रुप सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा वह विजयी घोषित होगा। आप ऐसा भी करके देख सकते हैं। अब देखो क्या है, क्या आप जानते हैं दर्पण अस्त्रों की भांति भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। कहते हैं कि ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने लगभग 2000 वर्ष पहले ऐसा कर दिखाया था जब गेमनो ने ग्रीक के समुद्री तट पर साइराक्यूज सिसिली नामक नगर पर आक्रमण किया तो आर्किमिडीज ने चित्र 15.34 में दर्शाए अनुसार दर्पणों को लगाया। दर्पणों को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता था। इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि वे सूर्य के प्रकाश को रोमन सैनिकों के ऊपर प्रवर्तित कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश में रोमन सैनिक जो आ गए, वे नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है। वह चौकन्ने रह गए और भाग खड़े हुए। यह एक ऐसा उदाहरण है जो यह स्पष्ट करता है कि किस प्रकार सैनिक ताकत पर सूझबूझ से विजय पाई जा सकती है। देखो, आर्किमिडीज ने ये जो दर्पण लगाए थे, ऐसा चित्र आपको इसमें दिखाया गया है। उम्मीद है आप सबको ये समझ आया होगा। अगर बच्चे आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप नीचे कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।